ठीक है, अब हम मिलेट्स पर चर्चा करेंगे। 2023 को यूएनओ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था और उसके बाद से ऐसा लग रहा है जैसे मिलेट्स रातों रात कोई रॉक स्टार बन गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हर कैफे में रागी डोसा है, सुपरमार्केट में ज्वार पफ्स हैं। हाँ। तो ये तो अचानक से इतना बड़ा बज़ बना है। ये सिर्फ एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? नहीं, ये ट्रेंड से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से जरूरत और समझदारी का संगम है। इसे यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब एसडीजीज के चश्मे से देखना होगा। अच्छा। देखिए, मिलेट्स को अब स्मार्ट फूड कहा जा रहा है और स्मार्ट इसलिए? क्योंकि ये एक तीर से 3 निशाने लगाता है। 3 निशाने? कैसे? पहला, ये पोषण का खजाना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। दूसरा, ये किसानों के लिए स्मार्ट है, पानी कम, खर्चा कम और मुश्किल मौसम भी झेल जाते हैं। और तीसरा, ये हमारे प्लेनेट के लिए स्मार्ट है, मतलब ये हमारी जमीन और पानी को बचाता है। और भारत सरकार ने भी तो अप्रैल 2018 में इन्हें न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया था। ये नाम अपने आप में काफी कुछ कहता है, पर मुझे ये बात दिलचस्प लगती है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मतलब गेहूं और चावल जो पीढ़ियों से हमारी थाली का हिस्सा रहे हैं, उनसे ये इतने अलग कैसे हैं? बिल्कुल, न्यूट्री सीरियल्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये सिर्फ पेट नहीं भरते, ये शरीर को पोषण देते हैं। प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, इन सब मामलों में ये गेहूं और चावल से बहुत आगे हैं। ओह, लेकिन असली कहानी न्यूट्रिशन से भी आगे जाती है। ये किसानों के लिए एक तरह का क्लाइमेट इंश्योरेंस है। क्लाइमेट इंश्योरेंस? ये क्या होता है? सोचिए, एक किसान है जो ऐसी जगह रहता है जहां बारिश का कोई भरोसा नहीं। अगर वो चावल उगाता है और सूखा पड़ गया तो पूरी फसल बर्बाद। एग्जैक्टली। लेकिन मिलेट्स की फसल ऐसे सूखे में भी खड़ी रहती है। ये जो रेजिलियंस है, ये टिके रहने की क्षमता, यही इन्हें भविष्य का भोजन बनाती है। सरकार सिर्फ नाम देकर नहीं रुकी, जमीनी स्तर पर भी काम हो रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, RKVY, राफ्तार जैसी योजनाएं हैं। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो इसका बिजनेस एंगल है। आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले हैं। भारत में मिलेट वैल्यू चेन में 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इस नंबर को सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए। ये 500 स्टार्टअप्स एक कहानी कह रहे हैं। क्या कहानी? ये कहानी है कि मिलेट्स अब सिर्फ गांव का खाना नहीं रहे, ये अर्बन इंडिया की एक एस्पिरेशन बन गए हैं। ये इनोवेशन की कहानी है। ये स्टार्टअप सिर्फ रागी कुकीज नहीं बना रहे, ये सप्लाई चेन्स बना रहे हैं, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ रहे हैं, एक पूरी इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। सही बात है। और ये इकोसिस्टम किसी छोटी मोटी जमीन पर नहीं खड़ी है। मैंने पढ़ा कि 2023-24 में भारत ने लगभग 57 मिलियन टन मिलेट्स का उत्पादन किया। ये पूरे एशिया का 80% है। और दुनिया का 20%। हम मिलेट्स के मामले में एक ग्लोबल पावर हाउस है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात बताता हूँ जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। बताइए। भारत में मिलेट्स की प्रति हेक्टेयर पैदावार यानी एवरेज यील्ड 1239 किलोग्राम है। ये दुनिया के औसत जो 1229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, उससे भी ज्यादा है। एक मिनट, ये बात तो सच में हैरान करने वाली है। हम तो हमेशा सुनते हैं कि भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है, तो मिलेट्स के मामले में हम दुनिया के औसत से आगे कैसे हैं? इसकी वजह हमारी पारंपरिक खेती की समझ और मिलेट्स का नेचर है। मिलेट्स ज्यादातर खरीफ फसलें हैं जो बारिश पर निर्भर मतलब रेन फेड इलाकों में उगती हैं। हमारे किसानों ने सदियों से इन्हें ऐसे ही उगाया है। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि ये हमारे भूजल मतलब ग्राउंड वाटर पर अतिरिक्त दबाव नहीं डालते, जो कि पंजाब हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो ये प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल है। मिलेट्स की सबसे बड़ी ताकत है उनका रेजिलियंस, और यही रेजिलियंस हमें भारतीय किसानों के एक और साथी में दिखता है, उनके पशुओं में। बिल्कुल सही कनेक्शन है। जब फसलें धोखा दे जाती हैं तो यही गाय, भैंस या मुर्गी, बकरी एक किसान का सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। भारत में खेती का मतलब कभी भी सिर्फ फसलें उगाना नहीं रहा। ये एक मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम है और पशुपालन यानी लाइवस्टॉक इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। इसके फायदे भी कितने जमीनी हैं। सोचिए, एक छोटा किसान है, दूध बेचकर रोज की चाय सब्जी का खर्चा निकल रहा है। सही बात है। घर में बच्चों को दूध अंडे मिल रहे हैं तो पोषण की चिंता कम है। और अगर बेटी की शादी के लिए अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई तो 1-2 बकरियां बेचकर तुरंत इंतजाम हो जाता है। ये सिर्फ इनकम नहीं है, ये डिग्निटी है, सोशल सिक्योरिटी है। खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए, उनके लिए ये आर्थिक आजादी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट
का सबसे बड़ा जरिया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं हैं, आंकड़े इसे साबित करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 24-25 के अनुसार पिछले 5 सालों में ये लाइवस्टॉक सेक्टर हर साल औसतन लगभग 13% की रफ्तार से बढ़ा है। 13%। ये तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से लगभग दोगुना है ना? और देश के कुल एग्रीकल्चर जीवीए में इसका योगदान 30% से ज्यादा है। मतलब खेती से आने वाले हर 100 रुपए में से 30 रुपए पशुपालन से आ रहे हैं। वाह। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो अंडे के मामले में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। 2023-24 में हमने लगभग 143 बिलियन अंडे पैदा किए। 143 बिलियन? हाँ, आज देश में हर व्यक्ति के लिए साल में 103 अंडे उपलब्ध हैं। मतलब संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे वाला नारा अब हकीकत बन रहा है। हाँ, कह सकते हैं। और अंडे की बात हो तो दूध की बात कैसे ना हो। अमूल की श्वेत क्रांति की कहानी सुनकर तो हम बड़े हुए हैं। आज भारत का डेयरी सेक्टर कहाँ खड़ा है? आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। 2023-24 में हमारा उत्पादन लगभग 240 मिलियन टन था। सबसे बड़ा? हाँ। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अब 459 ग्राम प्रतिदिन है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सामाजिक आर्थिक पहलू है। वो क्या? शहरी क्षेत्रों में ये 637 ग्राम है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 444 ग्राम। अरे ये अंतर तो काफी बड़ा है। ये क्या दिखाता है? शहरों में कंजम्पशन ज्यादा है या गांव में पहुंच कम है? दोनों का मिश्रण है। शहरों में परचेजिंग पावर ज्यादा है और ऑर्गेनाइज्ड मिल्क सप्लाई भी बेहतर है। गांव में आज भी बहुत सारा दूध लोकल लेवल पर ही कंज्यूम हो जाता है। अच्छा। लेकिन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अनुमान है कि 2030 तक दूध की मांग बढ़कर 266.5 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तो हमें उत्पादन और बढ़ाना होगा। श्वेत क्रांति से अब नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन पर आते हैं। मत्स्य पालन मतलब फिशरीज। भारत की इतनी लंबी कोस्टलाइन है, इतनी नदियां, तालाब हैं। ये सेक्टर तो एक स्लीपिंग जायंट जैसा लगता है। ये जायंट अब जाग चुका है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। दूसरा सबसे बड़ा? हाँ, दुनिया की कुल मछली का 8% भारत से आता है। और इसकी ग्रोथ देखिए, पिछले दशक में 2014 से 2023 के बीच इस सेक्टर की CAGR 13.67% रही है। वे तो लाइव स्टॉक से भी तेज है। बिल्कुल, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रोजगार पर है। आप सोचिए, इस एक सेक्टर से 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों का घर चलता है। 2 करोड़ 80 लाख? हाँ, ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, ये करोड़ों परिवारों की लाइफलाइन है। तो जाहिर है सरकार इस सेक्टर को सिर्फ बढ़ने नहीं दे रही, बल्कि एक्टिवली धक्का दे रही है। मैंने PMSMY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पढ़ा था। एम्बिशियस है और जरूरी भी। एक लक्ष्य है मछली के निर्यात से कमाई को दोगुना करके 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ असली चुनौती सिर्फ ज्यादा मछली पकड़ना नहीं है। तो फिर क्या है? असली चुनौती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करना। मतलब मछली के तालाब से थाली तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाने की समस्या। PMSMY इस पर भी काम कर रही है। बेहतर कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन सब के जरिए। ये सब योजनाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर जमीनी हकीकत क्या है? क्या एक आम मछुआरे की जिंदगी में इन बड़ी-बड़ी योजनाओं से वाकई कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। बदलाव आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे। मछुआरों को अब किसान क्रेडिट कार्ड्स मिल रहे हैं। अच्छा। उनकी नावों का बीमा हो रहा है। लेकिन हाँ, सप्लाई चेन में अभी भी बड़े प्लेयर्स का दबदबा है। PMSY का एक बड़ा फोकस मछुआरों की कोऑपरेटिव्स बनाकर उन्हें मजबूत करना है, ताकि वो बाजार में बेहतर मोल भाव कर सकें। चलिए, अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जो सुनने में जितना रोमांटिक लगता है, उसका बिजनेस उतना ही सीरियस है। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती। इसे सनराइज सेक्टर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है और इसका पोटेंशियल अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है। और इसमें सिर्फ ताजे गुलाब या गेंदे नहीं आते। सूखे फूल, पौधे, बीज, इत्र, एसेंशियल ऑयल्स, ये सब इसका हिस्सा हैं। और ये पारंपरिक फसलों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा देती है। मुझे इसकी फार्मिंग टेक्निक्स बहुत दिलचस्प लगी। जैसे एक किसान उसी खेत में पहले चावल उगाता है और फसल कटने के बाद गेंदे के फूल। हाँ, और उसकी कमाई कई गुना बढ़ जाती है। या फिर सब्जियों की क्यारियों के बीच में फूलों की इंटरक्रॉपिंग। ये तो फार्मिंग का स्मार्ट वर्जन है। हाँ, बिल्कुल। किसान अब सिर्फ पेट भरने के लिए खेती नहीं कर रहा,
वो ग्लोबल मार्केट के लिए उगा रहा है। सोचिए, नीदरलैंड्स के किसी कैफे में जो गुलाब रखा है वो शायद भारत के तमिलनाडु या कर्नाटक के किसी छोटे से गांव से गया हो। वाह। हमारे मुख्य खरीदार यूएसए, नीदरलैंड्स, यूएई, यूके जैसे देश हैं। 2023-24 में हमने लगभग 87 मिलियन US$ के फूल निर्यात किए हैं। और ये सब कुछ एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम के बिना तो मुमकिन नहीं है, जैसे सुअर पालन या मधुमक्खी पालन, जो अक्सर बड़ी बहसों का हिस्सा नहीं बन पाते। हाँ, लेकिन ये बेहद जरूरी है। पिग रेयरिंग खास तौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासियों और भूमिहीन मजदूरों के लिए आय का एक स्थिर जरिया है। और मधुमक्खी पालन तो सिर्फ शहद के लिए है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, शहद तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। मधुमक्खी पालन का सबसे बड़ा योगदान है परागण यानी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। हाँ, मधुमक्खियां जब एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती हैं तो वे फसलों की पैदावार 30-40% तक बढ़ा देती हैं। बिना मधुमक्खियों के हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च किया गया और नतीजे देखिए, 2014 से 2023 के बीच भारत से शहद के निर्यात में 131% की जबरदस्त वृद्धि हुई है। अब इतने सारे जानवर हैं, गाय, भैंस, मुर्गी, मछली, तो जाहिर है उनकी सेहत का ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। एनिमल हेल्थ पर क्या काम हो रहा है? इस पर अब बहुत फोकस है। पहले इलाज पर जोर होता था, अब बचाव पर है। लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल योजना के तहत बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चल रहे हैं। जैसे? और ये सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। सरकार ने एक बड़ी समस्या को पहचाना। हमारे पास दूध और मांस तो बहुत है, लेकिन उसे प्रोसेस करने, अच्छी तरह पैक करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट्स की भारी कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए AHIDF यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया। ये एक 15,000 करोड़ का फंड है। 15,000 करोड़? हाँ, इससे सरकार कहती है अगर आप डेयरी प्लांट या मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो हम आपको 3% की ब्याज सब्सिडी पर सस्ता लोन देकर मदद करेंगे। ये इस सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर है। तो हमने सुपर फूड मिलेट से शुरुआत की और फिर पशुपालन, डेयरी, मछली, फूल और मधुमक्खियों तक भारतीय कृषि की एक पूरी नई तस्वीर देखी। ये सिर्फ गेहूं और चावल की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये एक डाइवर्स, डायनामिक और रेजिलिएंट भारत की कहानी है जो अपने खेतों और तालाबों में एक साइलेंट रेवोल्यूशन ला रहा है। तो ये थी खेतीबाड़ी और उससे जुड़ी हुई चीजों की एक झलक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फूड मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आजादी के बाद से ही भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एक तरफ अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना है और दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन और WTO जैसी संस्थाओं के साथ तालमेल बिठाकर किसानों के हितों की रक्षा भी करनी है। सही कहा, ये एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। ये सिर्फ खेत में अनाज उगाने तक सीमित नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस अनाज को किसान से लेकर हमारे घर तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है, जिसमें सरकार, नीतियां और बहुत सारा पैसा शामिल है, आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। और इसकी शुरुआत होती है उस एक शब्द से जो हम सब न्यूज में सुनते रहते हैं, MSP। हाँ, MSP। तो चलिए इसी को खोलते हैं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस या MSP आखिर है क्या? इसे एक तरह का सेफ्टी नेट क्यों कहा जाता है? इसे ऐसे समझिए कि सरकार किसानों को एक गारंटी देती है। गारंटी किस तरह की? मान लीजिए किसी साल बम्पर फसल हुई और बाजार में गेहूं की कीमत गिर गई, जो कि अक्सर होता है। सप्लाई ज्यादा तो कीमत कम। एग्जैक्टली। ऐसे में किसान तो बर्बाद हो जाएगा ना? सही बात है। MSP वो न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार किसान से फसल खरीदने का वादा करती है, चाहे बाजार में कीमत उससे भी कम क्यों ना हो। अच्छा। इसे डिस्ट्रेस सेल से बचाने का तरीका कहते हैं। मतलब किसान को पता है कि कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही। हाँ, उसे एक अश्योरेंस है। ये कब शुरू हुआ और क्या ये सभी फसलों के लिए है? इसकी शुरुआत हुई थी 1966-67 में गेहूं के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे? बिल्कुल। और आज ये 23 कमोडिटीज पर लागू है। 23? हाँ, इसमें 7 तरह के अनाज हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा। 5 तरह के दालें हैं, अरहर, मूंग, चना। 7 तरह के तिलहन, मतलब सरसों, सोयाबीन, मूंगफली। और कुछ कमर्शियल फसलें जैसे गन्ना और कपास भी शामिल है इसमें। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। सरकार का असली मकसद क्या सिर्फ किसानों को बचाना है
या इसके पीछे कोई बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है? देखिए, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, किसानों को फार्म सेक्टर में और ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है। दूसरा, उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी और बीज इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करना। और तीसरा, जाहिर है, उनकी आमदनी बढ़ाना। मतलब अगर ये गारंटी न हो सकता है किसान गेहूं चावल छोड़कर कोई और फसल उगाने लगे। बिल्कुल, जिससे देश में फूड शॉर्टेज हो सकती है। तो ये फूड सिक्योरिटी से भी जुड़ा है। ये तो ठीक है, पर ये MSP का नंबर आता कहाँ से? मैंने A2+FL और C2 जैसे टर्म सुने, ये क्या है? ये असल में लागत जोड़ने के फॉर्मूले हैं। CACP जो एक संस्था है, वो ये कैलकुलेशन करती है। CACP? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। अच्छा। तो A2+FL का मतलब है फसल उगाने का सारा खर्चा। जैसे बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, ये सब? हाँ, वो सब A2 में आ गया। और साथ में जुड़ता है FL, मतलब फैमिली लेबर, किसान के परिवार की मेहनत की कीमत। सरकार 2018-19 से इसी A2+FL लागत से 50% ज्यादा MSP देने का लक्ष्य रखती है। और C2? किसान नेता अक्सर इसकी बात करते हैं। C2 एक ज्यादा व्यापक फॉर्मूला है, कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट कहते हैं इसे। अच्छा। इसमें A2+FL के अलावा किसान की अपनी जमीन का किराया और अपनी पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी जोड़ा जाता है। मतलब अगर वो जमीन किराए पर देता या पैसा बैंक में रखता तो जो कमाई होती वो भी? बिल्कुल। किसानों की मांग यही रहती है कि MSP C2 के आधार पर तय हो। ये एक बड़ा डिबेट का पॉइंट है। MSP तो ज्यादातर उन फसलों के लिए है जिन्हें स्टोर किया जा सकता है, पर टमाटर, प्याज जैसे जल्दी खराब होने वाली सब्जियों का क्या? उनकी कीमतें तो आसमान छू लेती हैं या फिर एकदम गिर जाती हैं। उसके लिए एक अलग स्कीम है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम या MIS। हाँ, ये राज्य सरकारों के अनुरोध पर लागू होती है। जब किसी हॉर्टिकल्चरल फसल का उत्पादन 10% बढ़ जाए या कीमत 10% गिर जाए, तो इसमें जो नुकसान होता है वो केंद्र और राज्य मिलकर उठाते हैं। और सोर्स में नासिक स्टोरी का जिक्र है, वो क्या है? वो हॉर्टिकल्चर की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। नासिक में अंगूर की खेती और उसके एक्सपोर्ट ने वहां के ग्रामीण इलाकों की इकोनॉमिक पिक्चर ही बदल दी। सच में? हाँ, 2023-24 में भारत ने $417 मिलियन के ताजे अंगूर एक्सपोर्ट किए। $417 मिलियन? हाँ, और उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा 67% से ज्यादा था। वाओ। इससे वहां के युवाओं को रोजगार मिला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई गई, जैसे रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये दिखाता है कि सही फसल और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, तो सरकार ने MSP पर अनाज खरीद लिया। अब आगे क्या होता है? ये राशन की दुकानों तक कैसे पहुंचता है और इसमें खर्च कितना आता है? यहाँ 3 शब्द समझने जरूरी हैं: प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशू प्राइस और इकोनॉमिक कॉस्ट। पहले MSP और प्रोक्योरमेंट प्राइस अलग अलग होते थे, पर अब MSP ही असल में प्रोक्योरमेंट प्राइस है। सरकार इस अनाज को FCI के गोदामों में रखती है। अब आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें MSP के साथ साथ अनाज की ढुलाई, स्टोरेज और मैनेजमेंट का, मतलब सारा का सारा खर्च जुड़ जाता है। मतलब FCI को वो अनाज असल में कितने का पड़ा? बिल्कुल। फिर सरकार इस अनाज को इशू प्राइस पर राज्यों को देती है, जो कि बहुत कम होता है, ताकि राशन की दुकानों पर ये सस्ता मिले। मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट और इशू प्राइस के बीच का जो अंतर है वही फूड सब्सिडी है। बिल्कुल, और ये सब्सिडी बहुत बड़ी है। कितनी? सोर्स के मुताबिक 2013-14 में जो चावल सरकार को लगभग 26 रुपए का पड़ता था, 2023-24 में वो 39 रुपए का पड़ने लगा। ओह। इसी तरह गेहूं की लागत 19 रुपए से बढ़कर लगभग 25-26 रुपए हो गई। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जंप है। हाँ, और इसी बढ़ते खर्च की वजह से ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट नीति पर फिर से विचार करने की बात होती है। शांता कुमार कमेटी ने भी तो यही कहा था 2015 में। हाँ, उन्होंने FCI को और कुशल बनाने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग की सिफारिश भी की थी। तो सरकार के पास ये जो अनाज के पहाड़ जमा हो जाते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है? ये बफर स्टॉक क्या चीज है? बफर स्टॉक एक तरह का इमरजेंसी रिजर्व है। इसे 1969 में शुरू किया गया था। इमरजेंसी रिजर्व? हाँ, इसके 4 मुख्य काम हैं: खाद्य सुरक्षा के लिए न्यूनतम स्टॉक रखना, राशन सिस्टम मतलब TPDS के लिए अनाज देना, सूखा या बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटना, और जरूरत पड़ने पर बाजार में अनाज बेचकर कीमतें स्थिर रखना। अच्छा, तो ये स्टॉक कितना होना चाहिए, ये कैसे तय होता है? सरकार हर 3 महीने के लिए न्यूनतम स्टॉक के नॉर्म्स तय करती है, जो हर 5 साल में रिवाइज होते हैं। जैसे 1 जुलाई तक
जब गेहूं की कटाई हो चुकी होती है, सरकार के पास करीब 41 मिलियन टन का स्टॉक होना चाहिए। और जब स्टॉक इस नॉर्म से ज्यादा हो जाए तब, जो कि अक्सर होता होगा। हाँ, तब सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम या OMSS के तहत FCI के जरिए अतिरिक्त अनाज खुले बाजार में बेचती है। ताकि बाजार में सप्लाई बढ़े और कीमतें काबू में रहें। बिल्कुल। और कोशिश ये होती है कि पुराना स्टॉक पहले निकले। सही बात है। इसी तरह प्याज, आलू जैसी चीजों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए 2015 में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी बनाया गया था। अच्छा, PSF, उसमें बाद में दालों को भी शामिल किया गया था, है ना? हाँ, और उनका भी बफर स्टॉक बनाया गया। तो इन सब का मतलब क्या है? हम अनाज खरीद तो बहुत लेते हैं, पर क्या उसे रखने की जगह है हमारे पास? सोर्सेज में स्टोरेज को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। हाँ, ये सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है। हम्म। कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। पहला, पब्लिक एजेंसीज के पास खरीदे गए गेहूं चावल का आधा हिस्सा भी ठीक से रखने के लिए वेयरहाउस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? आधा हिस्सा? हाँ, आधा। तो वो रखा कहाँ जाता है? खुले में तिरपाल के नीचे। मतलब बारिश, धूप, सब में? हाँ, वो खराब होने का पूरा खतरा है। ये आंकड़े तो डराने वाले हैं। और सुनिए, देश में कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता सिर्फ 29 मिलियन टन है। सिर्फ 29? हाँ, जबकि अकेले आलू के उत्पादन के लिए ही 35 मिलियन टन की जरूरत है। मतलब हमारे पास अपने सारे आलू रखने तक की जगह नहीं है। नहीं है। बाकी फल सब्जियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अविश्वसनीय है। भारत में पैदा होने वाले सिर्फ 10% फल और सब्जियों के लिए ही कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है। सिर्फ 10%? ये तो ऐसा हुआ कि आपने पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की, पर आपकी जेब में छेद है, सब गिरता जा रहा है। यही विडंबना है। और एक और बात, जो कुल स्टोरेज क्षमता है भी, उसमें से तकरीबन 1,32,00,000 मीट्रिक टन क्षमता को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। मतलब वहां अनाज खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये तो नेशनल वेस्टेज है। तो इसके लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। एक है पेग स्कीम, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, मतलब PPP मॉडल पर गोदाम बनाए जा रहे हैं। अच्छा। दूसरा, स्टील के बड़े बड़े साइलोज बनाए जा रहे हैं जो मॉडर्न हैं और अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? हाँ, FCI ने एक ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम यानी ODMS लागू किया है। उससे क्या होता है? उससे गोदामों का पूरा काम, अनाज आने से लेकर जाने तक, सब ऑटोमेट हो गया है, ताकि चोरी और बर्बादी रुके और काम में तेजी आए। तो आज हमने देखा कि फूड मैनेजमेंट एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। MSP इसका आधार है, लेकिन उसके बाद खरीद, सब्सिडी, बफर स्टॉक और स्टोरेज की एक पूरी मशीनरी काम करती है। और ये भी साफ है कि इस सिस्टम में चुनौतियां बहुत हैं। सोर्स में भी इसकी आलोचना के पॉइंट्स हैं, जैसे सिर्फ गेहूं और चावल पर अत्यधिक निर्भरता, जो ज्यादा पानी वाली फसलें हैं। सही बात है। सरकारी खजाने पर बढ़ता बोझ और WTO में सब्सिडी को लेकर उठने वाले सवाल। इन्हीं सब वजहों से इसमें लगातार सुधार की जरूरत महसूस की जाती है। चलिए आगे बढ़। ठीक है, अब हम फार्म सब्सिडीज पर चर्चा करेंगे। हमारे सोर्सेज एक बड़ी अजीब पहेली की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तरफ भारत के पास अनाज के इतने बड़े भंडार हैं कि हम दुनिया को खिला सकते हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन के आंकड़े दुनिया में सबसे खराब है। तो सवाल ये है कि जब अनाज की कमी नहीं है तो फिर लोग भूखे और कुपोषित क्यों हैं? सोर्स बताते हैं कि इस सवाल का जवाब सब्सिडी नाम की एक बहुत ही उलझी हुई व्यवस्था में छिपा है। बिल्कुल। तो चलिए इस व्यवस्था को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, ये फार्म सब्सिडीज होती कितनी तरह के हैं? मोटे तौर पर इन्हें दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक होती है डायरेक्ट सब्सिडी और दूसरी इनडायरेक्ट। ओके, तो डायरेक्ट मतलब जैसा नाम से लग रहा है सीधा सीधा कुछ दिया जाता होगा। एग्जैक्टली। डायरेक्ट फार्म सब्सिडी का मतलब है किसानों को सीधे कैश इंसेंटिव देना, पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा। इसका एक बड़ा मकसद ये है कि किसान अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कंपेरेटिव बना सकें। जैसे अमेरिका और यूरोप की सरकारें अपने किसानों को हर साल अरबों डॉलर सीधे कैश में देती हैं, ताकि वो दुनिया के बाजार में टिक सकें। हाँ बिल्कुल। मतलब सीधा पैसा किसान के बैंक अकाउंट में, नो बिचौलिया, नो झंझट। सुनने में तो ये काफी सिंपल और इफेक्टिव लगता है। इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे कई हैं और काफी बड़े हैं। सबसे पहला तो यही कि इससे किसान की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत बढ़ती है।
वो उस पैसे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी खर्च कर सकता है, बच्चों की स्कूल फीस, घर का राशन या फिर खेती के लिए बेहतर बीज या खाद खरीदने पर। राइट। और दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, इससे सरकारी पैसे की लीकेज और करप्शन पर बहुत बड़ी रोक लगती है। क्योंकि आप सीधे बेनिफिशियरी की पहचान कर रहे हैं। हाँ, जब आप सीधे बेनिफिशियरी के खाते में पैसा डालते हैं तो बीच के सारे लीकेज पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। समझ गई। तो फिर इनडायरेक्ट सब्सिडीज क्या है? ये इस सीधे साधे सिस्टम से कैसे अलग है? इनडायरेक्ट सब्सिडीज कैश में नहीं होती, ये एक तरह से डिस्काउंट या सस्ती सेवाओं के रूप में दी जाती हैं। जैसे? लिस्ट काफी लंबी है, जैसे किसानों को सस्ता लोन देना, कभी-कभी कर्ज माफी कर देना, सिंचाई और बिजली के बिल में भारी कटौती, अच्छा। या फिर बहुत कम दाम पर खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराना। यहाँ तक कि सरकार जो एग्रीकल्चरल रिसर्च या किसानों की ट्रेनिंग पर खर्च करती है, वो भी एक तरह की इनडायरेक्ट सब्सिडी ही है। अच्छा, तो सोर्स में फर्टिलाइजर सब्सिडी का जिक्र है, जिसे इनपुट सब्सिडी कहा गया है। ये इनडायरेक्ट का ही एक उदाहरण हुआ? बिल्कुल सही। फर्टिलाइजर खेती के लिए एक जरूरी इनपुट है। अब होता क्या है कि सरकार फर्टिलाइजर की कीमत को कम रखने के लिए फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी को पैसा देती है। कंपनी को, किसान को नहीं? नहीं, सीधे कंपनी को। मान लीजिए एक बोरी खाद की लागत 1000 रुपए है, लेकिन सरकार चाहती है कि किसान को वो 500 रुपए में मिले, तो सरकार सीधे कंपनी को चुका देती है। किसान को दुकान पर सस्ता फर्टिलाइजर मिल जाता है। और अगर यही सब्सिडी डायरेक्ट होती तो सरकार कंपनी को पैसा देने के बजाय वो 500 रुपए सीधे किसान के अकाउंट में डाल देती और कहती कि आप बाजार से अपनी पसंद का फर्टिलाइजर खरीद लो। तब यही इनपुट सब्सिडी एक डायरेक्ट सब्सिडी बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी एक एंगल आता है। वो इन सब्सिडीज को लेकर इतना परेशान क्यों रहता है? WTO का मानना है कि ये सब्सिडीज मार्केट की ताकतों को बिगाड़ती हैं, या जिसे वो कहते हैं डिस्टॉर्ट द मार्केट फोर्सेस। एक मिनट, डिस्टॉर्ट द मार्केट फोर्सेस का आम भाषा में मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि WTO को डर है कि अगर भारत बहुत ज्यादा सब्सिडी देगा तो हमारे गेहूं की कीमत दुनिया में इतनी कम हो जाएगी कि अमेरिका का किसान अपना गेहूं बेच ही नहीं पाएगा? आपने बिल्कुल सही समझा। एक तरह की अनफेयर कॉम्पिटिशन। एग्जैक्टली, यही उनकी मुख्य चिंता है। अगर एक देश अपने किसानों को बहुत ज्यादा मदद देता है तो वो बहुत कम दाम पर अपना माल दुनिया में बेच सकते हैं। इससे दूसरे देशों के किसानों के लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए WTO ने कुछ सीमाएं तय की हैं। हाँ, कि कोई देश कितनी सब्सिडी दे सकता है। और भारत में भी तो इस सिस्टम को बदलने की बात हुई है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया पैनल ने कुछ सिफारिश की थी, है ना? हाँ, उस पैनल ने यही सुझाव दिया था कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT को अपनाया जाए। अच्छा। उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण बिजली सब्सिडी का था। उन्होंने कहा था कि पावर कंपनियों को पैसा देने के बजाय वो पैसा सीधे किसानों को एक स्मार्ट कार्ड के जरिए दिया जाए और किसान पूरा बिल भरे। हाँ, किसान मीटर के हिसाब से अपना पूरा बिल भरे और सरकार सब्सिडी का पैसा सीधा उसके अकाउंट में डाल दे। इससे क्या फर्क पड़ता? पैसा तो सरकार का तब भी जाता। फर्क मानसिकता का पड़ता। जब किसान को पता होता कि उसे पूरा बिल भरना है और सब्सिडी का पैसा अलग से आएगा तो वो बिजली बचाने की कोशिश करेगा। अच्छा, जितनी बिजली बचाएगा उतने पैसे उसकी जेब में रहेंगे। बिल्कुल। मौजूदा सिस्टम में तो बिजली लगभग मुफ्त है, तो कोई बचाने की परवाह ही नहीं करता। तो ये तो साफ है कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज में कुछ बड़ी खामियां हैं। सोर्स के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या क्या है? दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। पहली, इसका ज्यादातर फायदा बड़े और अमीर किसानों को मिलता है, ना कि उन छोटे और सीमांत किसानों को जिनके लिए ये असल में बनी है। आंकड़े बताते हैं कि अमीर किसान सब्सिडी का एक डिस्प्रोपोर्शनेट हिस्सा ले जाते हैं, जबकि उनके पास कुल खेती की जमीन का सिर्फ 37% ही है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? सब्सिडी तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। क्योंकि ये खपत पर आधारित है। जो किसान जितनी ज्यादा खाद खरीदेगा, जितनी ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेगा या जितना बड़ा लोन लेगा, उसे उतना ही ज्यादा सब्सिडी का फायदा मिलेगा। जाहिर है बड़े किसानों की खपत ज्यादा होती है। हाँ, एक छोटा किसान साल में खाद की 2-4 बोरियां खरीदता है, जबकि एक बड़ा किसान सैकड़ों। तो असल फायदा बड़े किसान को ही मिलता है। समझ गई, मतलब फायदा गलत लोगों तक पहुंच रहा है। और दूसरी बड़ी समस्या? दूसरी समस्या का असर पूरे देश पर पड़ता है। इनडायरेक्ट सब्सिडी की वजह से मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि फर्टिलाइजर कंपनियां, वो अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाते। बिल्कुल, वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में सुधार करने के लिए मोटिवेट ही नहीं होती। उन्हें पता है कि उनका बनाया महंगा प्रोडक्ट भी बिक जाएगा क्योंकि सरकार सब्सिडी दे ही देगी, तो वो लागत कम करने पर फोकस ही नहीं करते। और इसी वजह से भारत का कुल सब्सिडी बिल लगातार बढ़ता जाता है। हाँ,
तो मतलब हम खाद पर जो सब्सिडी दे रहे हैं उसका ज्यादा फायदा बड़े किसान उठा रहे हैं, जिससे हमारी खेती इनएफिशिएंट बनी हुई है, और फिर उसी इनएफिशिएंट खेती से निकले महंगे अनाज को सरकार खरीद कर पीडीएस में देती है, जिससे हमारा फूड सब्सिडी बिल आसमान छू रहा है। ये तो एक दुष्चक्र, एक विशेष साइकिल जैसा लग रहा है। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये एक दुष्चक्र ही है। एक अनुमान के मुताबिक अगर ये सिस्टम सुधर जाए और मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचे तो गरीब किसानों पर होने वाला खर्च मौजूदा 1 लाख करोड़ रुपए से घटकर 37,000 करोड़ रुपए तक आ सकता है। इतनी बड़ी बचत? हाँ, सोचिए कितनी बड़ी बचत होगी। तो क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ही हर मर्ज की दवा है? दुनिया में कहीं और इसे आजमाया गया है? हाँ, ये मॉडल दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो रहा है। लैटिन अमेरिका के 16 देशों समेत जमैका, फिलीपींस, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे कई देश इसे अपना चुके हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा और सबसे सफल उदाहरण वो है ब्राजील का बोल्सा फैमिलिया प्रोग्राम। हाँ, इसका नाम मैंने सुना है। ये क्या था? ये 2001 में शुरू हुआ और 2003 में इसे और बड़ा किया गया। इसमें गरीब परिवारों को भोजन और ईंधन जैसी जरूरतों के लिए कैश ट्रांसफर दिया जाता था। आज ये 2.6 करोड़ परिवारों को कवर करता है। लेकिन क्या ये सिर्फ मुफ्त पैसा बांटना था या इसमें कुछ और भी था? ये बहुत जरूरी सवाल है। ये सिर्फ मुफ्त पैसा नहीं था, ये एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम था। कंडीशनल? हाँ, मतलब पैसा लेने के लिए परिवारों को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती थी। शर्तें? जैसे बच्चों को स्कूल भेजना या ऐसा कुछ। बिल्कुल, सरकार ने इसे कुछ शर्तों से जोड़ा था, जैसे बच्चों का स्कूल जाना और रेगुलर अटेंडेंस होना। अच्छा। बच्चों का नियमित टीकाकरण और पोषण की निगरानी, और गर्भवती महिलाओं के लिए जन्म से पहले और बाद के जरूरी हेल्थ चेकअप। तो इससे सिर्फ गरीबी ही कम नहीं हुई, बल्कि देश के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ होगा। जबरदस्त सुधार हुआ। और इसके नतीजे कैसे रहे? क्या ये वाकई सफल हुआ? नतीजे शानदार थे। 2003 और 2009 के बीच सिर्फ 6 सालों में ब्राजील में गरीबी का स्तर 15% अंक गिरा। 15%? हाँ। इसमें बोल्सा फैमिलिया का कम से कम छठा हिस्सा योगदान था। और इस प्रोग्राम की वजह से ब्राजील ने गरीबी को आधा करने का अपना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल टारगेट से 10 साल पहले ही हासिल कर लिया। ये तो कमाल है। और इस सब पर खर्चा कितना आया? जरूर जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता होगा। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। इस पूरे प्रोग्राम पर खर्च ब्राजील की जीडीपी का सिर्फ 0.4% था। सिर्फ 0.4%? सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर भारत ब्राजील से कहीं ज्यादा बड़ा और विविध देश है। क्या ये मॉडल यहाँ वैसे ही काम कर सकता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, कोई भी मॉडल हूबहू कॉपी नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल ये नहीं है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हर समस्या का समाधान है। सवाल ये है कि क्या ये मौजूदा व्यवस्था से बेहतर है? एग्जैक्टली। और दुनिया भर के सबूत और भारत की अपनी जरूरतें इसी तरफ इशारा करती हैं। इसीलिए सरकार ने 2015-16 से ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी नाम से एक पैन इंडिया स्कीम शुरू भी कर दी है। हमने सब्सिडी के कैसे और क्या पर तो बात कर ली, पर सबसे बड़ा सवाल है क्यों? सरकार ये सब कर क्यों रही है? जाहिर है मकसद खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी है। तो चलिए देखते हैं कि अरबों खरबों की सब्सिडी खर्च करने के बाद जमीनी हकीकत क्या है। क्या हर भारतीय को पौष्टिक भोजन मिल पा रहा है? और यहीं पर वो पहेली और भी गहरी हो जाती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हमने 1980 के दशक के अंत तक खाद्य आत्मनिर्भरता तो हासिल कर ली, लेकिन आज भी हमारे देश में भुखमरी और कुपोषण एक कड़वी सच्चाई है। FAO की जो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं? वो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 13% आबादी यानी लगभग 18 करोड़ लोग कुपोषित हैं। 18 करोड़, ये संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। हाँ, और 55.6% लोग यानी आधी से ज्यादा आबादी एक स्वस्थ भोजन अफोर्ड ही नहीं कर सकती। और महिलाओं की स्थिति? वो और भी चिंताजनक है। 15 से 49 साल की 53% महिलाएं एनीमिक हैं, यानी उनमें खून की कमी है। 53%? मतलब हर 2 में से 1 महिला एनीमिक है। ये तो सिर्फ एक हेल्थ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये तो देश की प्रोडक्टिविटी और पूरी इकोनॉमी पर असर डालता होगा। बिल्कुल, और इसका असर तो अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है ना। वही मैं सोच रही थी। एक एनीमिक माँ के बच्चे के कुपोषित होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, और बच्चों के आंकड़े
तो और भी दिल दहलाने वाले, क्या है वो आंकड़े? 5 साल से कम उम्र के 31.7% बच्चे स्टंटेड हैं, यानी उनकी लंबाई उम्र के हिसाब से बहुत कम है। और वेस्टिंग? 18.7% बच्चे वेस्टिंग से पीड़ित हैं, यानी उनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से खतरनाक रूप से कम है। ये आंकड़े हमारे भविष्य के लिए बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भी हमारी रैंकिंग कुछ खास अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं। 127 देशों में भारत 105वें स्थान पर है। हम अपने पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी काफी पीछे हैं। तो हमारी खाद्य सुरक्षा के सामने मुख्य चुनौतियां क्या है? क्या हमारे पास अनाज कम है या दिक्कत कहीं और है? सोर्स के हिसाब से 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, खाद्य उत्पादन बढ़ाना। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन हमें अभी भी लगभग 99 मीट्रिक टन खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती, सप्लाई चेन को मजबूत करना है। मतलब अनाज उगाना एक बात है और उसे सही सलामत, बिना बर्बाद हुए हर जरूरतमंद तक पहुंचाना बिल्कुल दूसरी। इसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आ गया? हाँ, बेहतर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और सभी बाजारों को एक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट से जोड़ना शामिल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है? जाहिर है कई योजनाएं चल रही होंगी। हाँ, योजनाएं बहुत सारी हैं, इतनी कि कई बार नाम याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। 1 मिनट, ये तो बहुत सारी योजनाएं हो गई। क्या हम इन्हें आसानी से समझने के लिए ग्रुप कर सकते? जैसे कुछ बच्चों के लिए, कुछ सीधे अनाज के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। तो एक ग्रुप है जो सीधे बच्चों और माओं पर फोकस करता है, जैसे ICDS और स्कूलों में मिड डे मील स्कीम, जिसे अब PM पोषण कहते हैं। ओके। दूसरा ग्रुप है जो सीधे अनाज देता है, जैसे TPDS और अन्नपूर्णा योजना। तीसरा ग्रुप लोगों को पैसा कमाने का जरिया देता है ताकि वो खाना खरीद सके, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मनरेगा है। और अब इन सब के साथ कुपोषण से लड़ने के लिए चावल का फोर्टिफिकेशन और 1 नेशन 1 राशन कार्ड जैसी स्कीम्स भी जुड़ गई हैं। ये 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम काफी चर्चा में रही है। इससे क्या बदला है? ये एक गेम चेंजर है, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए। कैसे? पहले आपका राशन कार्ड सिर्फ वही काम करता था जहां वो बना है। अगर कोई मजदूर काम के लिए बिहार से दिल्ली आता था तो उसे दिल्ली में सरकारी राशन नहीं मिल पाता था। अच्छा। अब इस स्कीम के तहत वो अपने उसी कार्ड से देश की किसी भी सरकारी राशन की दुकान से अपना अनाज ले सकता है। और यह पूरे देश में लागू हो गया है? हाँ, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के मुताबिक ये सुविधा अब देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। ये सारी योजनाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन पर खर्चा भी तो लगातार बढ़ रहा होगा। बहुत तेजी से। फूड सब्सिडी बिल आसमान छू रहा है। 2014-15 में ये करीब 1.13 लाख करोड़ था, जो 2020-21 में महामारी के दौरान बढ़कर 5.29 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 5 गुना से भी ज्यादा? हाँ, 2022-23 के लिए इसका अनुमान 2.56 लाख करोड़ रुपए है। इतना ज्यादा उछाल, इसके पीछे क्या कारण है? कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। पहला तो है अनाज की बढ़ती आर्थिक लागत, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट। इसमें MSP, बोनस, मजदूरी, मंडी टैक्स, कमीशन सबको शामिल है। और ये लागत हर साल बढ़ रही है। हाँ, दूसरा, महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY शुरू की गई थी। हाँ, जिसके तहत लोगों को अतिरिक्त मुफ्त अनाज मिल रहा था। बिल्कुल, हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता था। एक बहुत बड़ी राहत थी, लेकिन इसने सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाला। और अब ताज़ा स्थिति क्या है? PMGKY तो बंद हो गई है। PMGKY को जनवरी 2023 में बंद तो कर दिया गया, लेकिन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आने वाले सभी लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लिए अनाज पूरी तरह से मुफ्त कर दिया। पूरी तरह मुफ्त? जो पहले 2-3 रुपए किलो मिलता था, वो भी? हाँ, अब वो भी मुफ्त है। ये योजना पहले 1 साल के लिए थी, लेकिन दिसंबर 2024 में इसे अगले 5 सालों यानी दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 5 साल और? इसका मतलब सरकार पर बोझ कम होने की बजाय और बढ़ गया है। इस पर कितना खर्च आएगा? अनुमान है कि अगले 5 सालों में इस अकेली योजना पर सरकार का करीब 11.8 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ, तो एक तरफ अनाज को खरीदने और संभालने की लागत हर साल बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार उसे बिल्कुल मुफ्त में दे रही है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, वही हमारा फूड सब्सिडी बिल है।
और वो गैप लगातार चौड़ा होता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समराइज किया है। आर्थिक लागत और सेंट्रल इशू प्राइस के बीच का अंतर बढ़ता ही जा रहा है और इसीलिए फूड सब्सिडी बिल अब काबू से बाहर होता दिख रहा है। तो मतलब एक तरफ तो देश के सबसे कमजोर तबकों की खाद्य सुरक्षा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ ये बढ़ता हुआ सब्सिडी बिल है जो मार्केट को भी डिस्टॉर्ट कर रहा है और देश की आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक चुनौती है। ये संतुलन बनाना तो किसी रस्सी पर चलने जैसा है ना? बिल्कुल। इसीलिए फूड सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने यानी रैशनलाइज करने और इससे ज्यादा टारगेटेड बनाने की जरूरत पर लगातार बात होती है। ये देखना होगा कि सरकार इस दो धारी तलवार पर कैसे चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सबने सुना है, पर यह सिस्टम असल में एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह है जो किसानों की मदद के लिए बनाया गया था, पर अक्सर उन्हीं के लिए एक पहेली बन जाता है। सही बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी चक्रव्यूह की परतों को खोलते हैं, एपीएमसी से लेकर हालिया कृषि कानूनों तक। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिस्टम इतना जटिल क्यों है और इसे सुधारने की कोशिशें बार बार एक दीवार से क्यों टकरा जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस चक्रव्यूह का जो केंद्र है वो है एपीएमसी, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एपीएमसी, हाँ, ये नाम सुनने में बड़ा सरकारी और व्यवस्थित लगता है, लेकिन असलियत में ये कोई एक राष्ट्रीय कानून नहीं है। अच्छा, हर राज्य का अपना अलग एपीएमसी एक्ट है। अच्छा, मतलब सेंट्रलाइज नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे स्रोतों के आंकड़े बताते हैं कि देश में करीब 2477 मुख्य रेगुलेटेड मार्केट्स हैं और लगभग 4843 सब मार्केट यार्ड्स। करीब 7,500 मंडियां। सुनने में तो ये बहुत बड़ी संख्या लगती है। लेकिन जब आप भारत के विशाल आकार को देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। कैसे? इसका मतलब है कि औसतन हर 450-500 वर्ग किलोमीटर पर एक रेगुलेटेड मंडी है। अब सोचिए, एक छोटे किसान के लिए जिसके पास ट्रांसपोर्ट के साधन भी बहुत सीमित है, उसके लिए 30-40 किलोमीटर दूर अपनी उपज ले जाना भी एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, सही बात है। तो कई किसानों के लिए ये मंडियां अब भी मतलब बहुत दूर हैं। अच्छा, ये तो हुई पहुंच की बात, पर इन एपीएमसी एक्ट्स का इनका मूल मकसद क्या था? ये क्यों बनाए गए थे? देखिए, इनका बुनियादी मकसद था किसानों को लोकल व्यापारियों और साहूकारों के शोषण से बचाना। ओके। प्रावधान ये था कि कुछ खास कृषि उत्पाद जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, यहाँ तक कि चिकन, मछली, भेड़, बकरी भी, अच्छा, लाइव स्टॉक भी? हाँ, वो भी, इनकी पहली बिक्री सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी द्वारा लाइसेंस दिए गए कमीशन एजेंटों के जरिए ही हो सकती है। मतलब किसान अपनी फसल सीधे किसी फैक्ट्री या रिटेलर को नहीं बेच सकता, उसे पहले मंडी के रास्ते से ही गुजरना होगा। मतलब एक तरह का गेटकीपर सिस्टम बना दिया गया ताकि कोई किसान को ठग न सके। एग्जैक्टली। और कागज पर तो इन मंडियों में सुविधाएं भी काफी बताई गई हैं, जैसे ऑक्शन हॉल, गोदाम, बैंक, सड़कें, यहाँ तक कि मिट्टी जांचने की लैब भी। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। लेकिन फिर असली पेच कहाँ है? इकोनॉमिक सर्वे 2014-15 भी इशारा करता है कि ये सिस्टम पारदर्शी नहीं है और राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा केंद्र बन गया है। बस यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। समस्या इस सिस्टम के डिजाइन और इसकी फंक्शनिंग में छिपी है। पहली बात, एपीएमसी खरीदारों से मार्केट फीस वसूलती है। इसके अलावा वो उन कमीशन एजेंटों को लाइसेंस देती है जो बिचौलिए का काम करते हैं, और उनसे भी लाइसेंस फीस ली जाती है। मतलब हर ट्रांजैक्शन पर मंडी का अपना एक कट है। और ये कमीशन एजेंट, जिन्हें हम आड़ती भी कहते हैं, यहीं पर सारा खेल होता है क्या? काफी हद तक यहीं से दूसरी और सबसे बड़ी समस्या शुरू होती है। ये एजेंट्स ये अक्सर आपस में गुटबंदी कर लेते हैं, जिसे हम कार्टेल कहते हैं। कार्टेल मतलब एक तरह की मिलीभगत? हाँ, मिलीभगत। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक इलाके के सभी टैक्सी ड्राइवरों ने मिलकर तय कर लिया हो कि वे 500 रुपए से कम में कहीं नहीं जाएंगे। यात्री के पास कोई और विकल्प ही नहीं है। अच्छा। ठीक वैसे ही मंडी में ये एजेंट्स मिलकर कीमत तय कर लेते हैं और किसान के पास मोलभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और मुझे लगता है कि इन एजेंट्स को पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता होगा। बिल्कुल। मार्केट कमेटी में अक्सर राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग होते हैं जिनकी इन एजेंट्स के साथ मिलीभगत होती है। और इस वजह से जब भी कोई सुधार की बात होती है तो ये पूरी लॉबी मिलकर उसका विरोध करती है। और ये सिर्फ मार्केट फीस तक सीमित नहीं है। राज्य सरकारें इसके ऊपर मंडी टैक्स, वैट जैसे कई और चार्ज लगाती हैं। इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट, ये क्या होता है? इसे आसान भाषा में समझाएंगी। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक प्रोडक्ट पर टैक्स लगा, फिर उस टैक्स लगी हुई कीमत पर एक और टैक्स लग गया, फिर उस पर एक और।
हर स्तर पर कीमत बढ़ती जाती है। अच्छा, टैक्स पर टैक्स। हाँ, टैक्स पर टैक्स। कृषि व्यापार में ये पहले ही स्तर पर हो जाता है। हमारे स्रोतों में उदाहरण है कि आंध्र प्रदेश में ये सभी चार्ज मिलकर 14.5% तक पहुंच जाते हैं। 14.5, 14.5%। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और पंजाब में 10% तक। मतलब किसान की फसल मंडी में घुसते ही 10-15% महंगी हो जाती है, जिसका फायदा किसान को नहीं मिलता। तो क्या ये पैसा जो इकट्ठा होता है वो मंडियों के विकास पर खर्च होता है? सबसे दिलचस्प बात यह है, ज्यादातर मामलों में एपीएमसी द्वारा इकट्ठा की गई फीस सीधे राज्य के खजाने में नहीं जाती। अरे, तो जाती कहाँ है? और एपीएमसी को ये पैसा खर्च करने के लिए राज्य की विधानसभा से मंजूरी लेने की भी जरूरत नहीं होती। मतलब पैसों के इस्तेमाल पर कोई खास निगरानी या स्क्रूटनी है ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब मंडी से कमाया पैसा राज्य के खजाने में भी नहीं जा रहा और उसके खर्च पर कोई निगरानी भी नहीं है। तो ये जो लाइसेंस का खेल है, क्या कोई भी आसानी से आड़ती बन सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइसेंस फीस तो कहने को बहुत कम होती है, लेकिन लाइसेंस बहुत ही सीमित संख्या में जारी किए जाते हैं। अच्छा। इससे एक तरह का प्रीमियम बन जाता है और माना जाता है कि ये प्रीमियम नकद में चुकाया जाता है। लाइसेंस पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और फाइनेंशियल डील है। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। तो एपीएमसी सिस्टम जो किसानों को शोषण से बचाने के लिए बना था, वो असल में बिचौलियों, राजनीतिक रसूख वाले लोगों और कई तरह के टैक्स के जाल में फंस गया है। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कोशिशें हुई? हाँ, कोशिशें हुई। 2003 में केंद्र सरकार एक मॉडल एपीएमसी एक्ट लेकर आई। ये राज्यों के लिए एक सुझाव था कि वे अपने कानूनों में बदलाव करें। एक मॉडल? हाँ, एक मॉडल। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों के लिए बाजार के नए विकल्प खोलना। जैसे किसान अपनी उपज सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियों को बेच सकें, प्राइवेट मंडियां खुल सकें और एक ही लाइसेंस से व्यापारी कई मंडियों में काम कर सकें। मतलब सिस्टम में कंपटीशन लाने की एक कोशिश थी। पर जैसा कि भारत में अक्सर होता है, मॉडल तो बन गया, लेकिन राज्यों ने उसे अपनाया बहुत ही धीमी गति से और आधे अधूरे मन से। कुछ राज्यों ने कुछ सुधार किए, कुछ ने नहीं किए। कर्नाटक का मॉडल इसमें एक सफल उदाहरण माना जाता है। केंद्र सरकार ने इसके बाद भी कई कदम उठाए, जैसे नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की स्थापना, जो एक कॉमन ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। फलों और सब्जियों को कई राज्यों में एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी एक अलग मॉडल एक्ट आया था, है ना? हाँ, 2018 में मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट। इसका मकसद था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पूरी तरह से एपीएमसी के चंगुल से बाहर निकालना। अच्छा। इसमें सिर्फ फसल ही नहीं, बल्कि खेती से जुड़ी सर्विसेज जैसे बीज, खाद, तकनीकी सलाह, इन सबको भी शामिल किया गया था। इसमें किसानों के हितों की रक्षा का क्या इंतजाम था? हमेशा ये डर रहता है कि बड़ी कंपनियां किसान को दबा देंगी। इसमें कुछ सुरक्षा उपाय थे, जैसे कंपनी किसान की जमीन पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकती। जमीन का मालिकाना हक हमेशा किसान का ही रहेगा। और विवादों के निपटारे के लिए लोकल लेवल पर कमेटियां बनाने का भी प्रावधान था। ठीक है। इसका लक्ष्य था किसानों को सीधे एग्रो इंडस्ट्री से जोड़ना। तो ये सब धीरे धीरे चल रहे सुधार थे। फिर 2020 में अचानक एक बड़ा भूचाल आया, जब सरकार 3 नए कृषि कानून लेकर आई। इसकी क्या पृष्ठभूमि थी? इसकी पृष्ठभूमि थी कोविड-19 महामारी। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार सरकार ने उस संकट को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल करके कई क्षेत्रों में बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की सोची। अच्छा, क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी। हाँ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जून 2020 में ये 3 कानून लाए गए। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन। इसमें क्या बदला गया? इस संशोधन के जरिए अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी चीजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया। ओके। इसका मकसद था प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। पुराना डर ये था कि कोई भी व्यापारी ज्यादा स्टॉक नहीं रखता था, क्योंकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। इससे होता ये था कि जब बम्पर फसल होती तो स्टोरेज की कमी के कारण कीमतें गिर जाती और किसानों को भारी नुकसान होता। राइट। नए कानून में रेगुलेशन सिर्फ युद्ध या अकाल जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही लागू होता। एपीएमसी की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक थी कि किसान मंडी के बाहर बेच ही नहीं सकता था। तो क्या दूसरे सुधार ने इसी अदृश्य दीवार को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया? बिल्कुल, दूसरा कानून यही था, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020।
इसने किसानों को एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की पूरी आजादी दी। कहीं भी किसी को भी? हाँ, कहीं भी किसी को भी। इसका लक्ष्य था वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट बनाना। उम्मीद थी कि इससे किसानों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे, राज्यों के बीच व्यापार बढ़ेगा और उन्हें बेहतर कीमतें मिलेंगी। और मंडी के बाहर होने वाले इस व्यापार पर कोई टैक्स या लेवी भी नहीं लगनी थी। और तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी जामा पहनाने से जोड़ा था। हाँ, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये किसानों को प्रोसेसर, बड़े रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स के साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट करने का एक कानूनी ढांचा देता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि किसान की जमीन की बिक्री, लीज या गिरवी रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। किसी भी विवाद में किसान की जमीन पूरी तरह सुरक्षित थी। ये सुनने में तो किसान के लिए काफी फायदेमंद लगता है, ज्यादा विकल्प, कम टैक्स और कानूनी सुरक्षा। लेकिन अगर उद्देश्य इतने साफ थे तो फिर इतना जबरदस्त विरोध क्यों हुआ? खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का मुख्य डर क्या था? यही इस कहानी के सबसे बड़ा ट्विस्ट है। विरोध करने वाले किसान नेताओं और राजनीतिक दलों का मुख्य डर था कि ये कानून धीरे धीरे एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को खत्म कर देंगे। अच्छा, एमएसपी का डर था। हाँ, उन्हें लगा कि अगर सारी खरीद फरोख्त प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चली गई तो सरकार एमएसपी पर अनाज खरीदना बंद कर देगी, जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट है। दूसरा डर था कि बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी और छोटे किसान उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस शक्तिशाली मंडी लॉबी और राजनीतिक गठजोड़ की बात हम शुरू में कर रहे थे, अंत में वही इस बड़े सुधार पर भारी पड़ गया? ये कहना गलत नहीं होगा। एक लंबा विरोध प्रदर्शन चला और आखिरकार सरकार ने नवंबर 2021 में तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। सुधार की एक बहुत बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। ये दिखाता है कि भारत में कृषि सुधार सिर्फ अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, यह राजनीति और भरोसे का भी सवाल है। तो एक तरफ जहां जमीनी स्तर पर एपीएमसी सुधार की कोशिशें एक दीवार से टकरा गईं, वहीं बाजार का एक और हिस्सा है जो पूरी तरह से अलग सिद्धांतों पर काम करता है, वायदा बाजार यानी एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग। आइए समझते हैं कि ये क्या है और मंडी सिस्टम से कितना अलग है। ये पूरी तरह से एक अलग दुनिया है। एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग का उद्देश्य है मार्केट बेस्ड प्राइस डिस्कवरी। हाँ, यहाँ कीमतें एमएसपी या आड़तियों द्वारा तय नहीं होती, बल्कि असली डिमांड और सप्लाई से तय होती हैं। ये वायदा बाजार होता है, जिसे फ्यूचर्स मार्केट कहते हैं। वायदा बाजार, इसे एक किसान के नजरिए से कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि एक किसान आज अपनी गेहूं की फसल बो रहा है। उसे डर है कि 3 महीने बाद जब फसल कटेगी तो बाजार में दाम गिर सकते हैं। हाँ, ये तो हमेशा का डर है। वायदा बाजार में वो आज ही अपनी फसल का सौदा 3 महीने बाद की एक तय कीमत पर कर सकता है। अगर 3 महीने बाद बाजार में दाम गिर भी जाए तो भी उसे वही कीमत मिलेगी जो तय हुई थी। ये एक तरह का प्राइस इंश्योरेंस है। ये तो बहुत काम की चीज लगती है। भारत में इसका इतिहास क्या रहा है? आजादी से पहले भारत में कपास, तिलहन का वायदा कारोबार बहुत मजबूत था, लेकिन 1950 के दशक में खाने की कमी के चलते इस पर रोक लगा दी गई। फिर 2002 में इसे दोबारा शुरू किया गया। आज हमारे पास NCDX, MCX जैसे कई कमोडिटी एक्सचेंज हैं। तो अगर ये वायदा बाजार किसानों के लिए इतना फायदेमंद हो सकता है, तो आज भी भारत के कुल कमोडिटी ट्रेड में कृषि का हिस्सा सिर्फ 12% क्यों है? बाकी 88% तो सोना, चांदी और कच्चा तेल जैसी चीजें हैं। असली रुकावटें कहाँ हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब 3 सबसे बड़ी बाधाओं में छिपा है: स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंसिंग। स्टोरेज? हाँ, एक किसान वायदा बाजार में तभी ट्रेड कर पाएगा जब उसके पास अपनी उपज को अच्छी क्वालिटी में स्टोर करने के लिए वेयरहाउस हो। हमारे यहाँ फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, का मुख्य कारण यही है। और लॉजिस्टिक्स से आपका मतलब है ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड चेन। हाँ, मान लीजिए किसी ने वायदा बाजार में नागपुर के संतरे का सौदा दिल्ली के किसी ट्रेडर से किया, तो उन संतरों को सही समय पर सही हालत में दिल्ली तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत सप्लाई चेन चाहिए। इसमें कमी होने की वजह से कई ट्रेडर और किसान इस बाजार से दूर रहते हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी बाधा है फाइनेंसिंग।
छोटे किसानों के पास इतनी वर्किंग कैपिटल नहीं होती कि वो इन एक्सचेंजों की जरूरतों को पूरा कर सके। तो इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? स्रोतों के अनुसार इसका जवाब टेक्नोलॉजी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर रेगुलेशन के तालमेल में है। अगर हम वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में निवेश बढ़ाएं और साथ ही किसानों को इस बाजार के बारे में जागरूक करें और उन्हें फाइनेंस तक आसान पहुंच दें, तो भारतीय कृषि कमोडिटी सेगमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो एपीएमसी के चक्रव्यूह से लेकर वायदा बाजार की संभावनाओं तक ये पूरा इकोसिस्टम बेहद जटिल है और इसमें सुधार की कोशिशें लगातार होती रही हैं, भले ही उनके नतीजे मिले जुले रहे हों। सही कहा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां अर्थशास्त्र, राजनीति और सामाजिक संरचनाएं सब एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि किसी एक हिस्से को बदलना लगभग नामुमकिन लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे। सुनने में ये शब्द कितना भारी भरकम और कॉर्पोरेट लगता है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लगता है किसी आईआईएम के क्लासरूम का टॉपिक है। लेकिन मजे की बात यह है कि हम सब हर रोज इस चेन का हिस्सा होते हैं। सुबह जो दूध का पैकेट आता है, जो फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस ऐप से 10 मिनट में ग्रोसरी मंगवाते हैं, ये सब इसी चेन के कमाल हैं। तो आज इसी अदृश्य नेटवर्क को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये अदृश्य है पर हमारी दुनिया इसी पर चलती है। सप्लाई चेन असल में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें लोग हैं, कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्ट है। ये सब मिलकर किसी एक प्रोडक्ट को उसके बनने की जगह से लेकर हम तक यानी फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये किसी बीज के खेत में बोई जाने से लेकर हमारे प्लेट में सलाद बनने तक का पूरा सफर है। अच्छा, तो ये एक तरह की रिले रेस हुई, जहां हर धावक को पता होता है कि उसे बैटन लेकर कितना दौड़ना है और आगे किसे पास करना है। अगर एक ने भी बैटन गिराया या देर कर दी तो पूरी टीम रेस हार जाती है। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। एक अच्छी सप्लाई चेन बिल्कुल एक परफेक्ट रिले टीम की तरह ही होती है। हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी पता है और उनके बीच का तालमेल इतना मजबूत होता है कि बैटन पास होते हुए स्पीड कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। कंपटीशन इसी बात का है कि किसकी टीम बैटन को फिनिश लाइन तक सबसे तेजी से और सबसे कुशलता से पहुंचाती है। पर यह कॉन्सेप्ट तो नया लगता है। सामान तो सदियों से बन और बिखरा है, तो पहले ये रिले रेस कैसे चलती थी? क्या तब टीमें नहीं होती थीं? टीमें तो थीं, लेकिन वो सब आप कह सकती हैं अलग अलग गेम खेल रही थीं। पारंपरिक सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स जैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये सब अपने अपनी दुनिया में जीते थे। सबके अपने टारगेट होते थे जो अक्सर एक दूसरे से टकराते थे। जैसे कोई मजेदार उदाहरण है इसका? बिल्कुल। सोचिए, मार्केटिंग टीम का टारगेट है सेल्स बढ़ाना। उन्होंने दिवाली पर एक जबरदस्त स्कीम निकाल दी, 50% ऑफ ऑन ऑल शर्ट्स, और शाहरुख खान से ऐड भी करवा दिया। अब कस्टमर्स की भीड़ दुकानों पर टूट पड़ी, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टारगेट था लागत कम करना। तो वो पिछले 3 महीने से सिर्फ नीले रंग की शर्ट बना रहे थे, क्योंकि एक ही रंग बनाने से मशीन का खर्चा बचता है। हो गया सत्यानाश। कस्टमर दुकान पर लाल, पीली, हरी शर्ट्स मांग रहा है और सेल्समैन कह रहा है सर नीला लेंगे, नीले में 50 शेड्स है हमारे पास। नतीजा ये हुआ कि कस्टमर नाराज होकर गया, सोशल मीडिया पर कंपनी की बदनामी हुई और मार्केटिंग का सारा पैसा बर्बाद हो गया। एकदम यही होता था। इसी टकराव को खत्म करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का विचार आया। ये एक स्ट्रैटेजी है जो कहती है कि सब अलग अलग दौड़ना बंद करो, एक ही टीम के लिए खेलो। मार्केटिंग, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स सब मिलकर एक ही लक्ष्य के लिए काम करेंगे। और वो लक्ष्य है कस्टमर को खुश करना। कस्टमर को खुश करना, और वो भी मुनाफे के साथ। ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड फर्म जैसा है, जहां कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक सब कुछ एक ही कमांड के नीचे होता है, जिससे तालमेल बेहतरीन हो जाता है। तो इस रिले रेस के अलग अलग हिस्से क्या हैं? मतलब ये रेस शुरू कहाँ से होती है और कहाँ खत्म होती है? ये रेस किसी फैक्ट्री या खेत से भी पहले एक आइडिया से शुरू होती है। सबसे पहला कदम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी मार्केट को समझना और ये तय करना कि बनाना क्या है। क्या लोगों को नीली शर्ट चाहिए या लाल? और एक बार जब ये तय हो गया कि लाल शर्ट बनानी है, तब दूसरा कदम आता है सोर्सिंग, यानी उस लाल शर्ट के लिए सही क्वालिटी का कपड़ा, धागा, बटन कहां से आएगा, कौन सा सप्लायर भरोसेमंद है और सही दाम पर देगा। ये वो स्टेज है जहां आप अपनी टीम के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ी चुनते हैं। इसके बाद ही असली काम शुरू होता है, यानी प्रोडक्शन। फैक्ट्री में कपड़े की कटाई, सिलाई, रंगाई होती है।
ठीक है, शर्ट बन के तैयार है, अब उसे दुकान तक पहुंचाना है। यहीं पर चौथा और सबसे अहम हिस्सा आता है, लॉजिस्टिक्स। शर्ट को फैक्ट्री से निकालकर गोदाम में रखना, फिर वहां से ट्रकों में भरकर देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानों तक पहुंचाना। इसमें ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब कुछ शामिल है। और इन चारों कदमों को एक साथ जोड़ने वाला धागा है पांचवा कदम, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मतलब टेक्नोलॉजी। हाँ, वो टेक्नोलॉजी जो इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखती है। फैक्ट्री को कैसे पता चलेगा कि कितनी शर्ट्स बनानी है? दुकानों से रियल टाइम डेटा आता है। आपको कैसे पता चलता है कि आपका ऑनलाइन ऑर्डर कहां तक पहुंचा है? ये सब मजबूत इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से ही मुमकिन है। जानकारी का बहाव यानी इंफॉर्मेशन फ्लो उतना ही जरूरी है जितना कि सामान का बहाव यानी फिजिकल फ्लो। ये बात मुझे ब्लिंकिट और ज़ेप्टो को देखकर समझ आती है। जैसे ही कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होती है, ऐप पर तुरंत अपडेट हो जाता है। उन्हें रियल टाइम में पता है कि उनके डार्क स्टोर में किस चीज़ के कितने पैकेट बचे हैं। ये इन्फॉर्मेशन फ्लो का ही कमाल है। बिल्कुल। जानकारी के बिना पूरी चेन अंधेरे में तीर चलाएगी। सप्लायर को पता ही नहीं होगा कि डिमांड कितनी है तो वो कितना कच्चा माल भेजेगा, और कंपनी को पता नहीं होगा कि माल कहां तक पहुंचा है तो वो कस्टमर को डिलीवरी का टाइम कैसे बताएगी। मैंने कई अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम शब्द भी पढ़े थे। ये क्या है? क्या सप्लाई चेन किसी नदी की तरह बहती है? हाँ, ये एनालॉजी भी काफी अच्छी है। आप खुद को चेन के बीच में खड़ा हुआ मान लीजिए, जैसे कि आप एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है। अपस्ट्रीम का मतलब है धारा के विरुद्ध जाना, यानी सप्लाई के सोर्स की तरफ देखना। आपके लिए अपस्ट्रीम में वो किसान होंगे जो आलू उगा रहे हैं, वो लोग जो नमक बना रहे हैं, या वो फैक्ट्री जो पैकेजिंग का सामान बना रही है। ये सब आपसे पहले के लोग हैं। और डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के साथ बहना, कस्टमर की तरफ। एकदम सही है। आपके लिए डाउनस्ट्रीम में वो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो फैक्ट्री से चिप्स के पैकेट उठाते हैं, फिर होलसेलर, और आखिर में वो किराने की दुकान या सुपरमार्केट जहां से हम और आप चिप्स खरीदते हैं। और एक मिड स्ट्रीम भी होता है जो बीच की कोई भी प्रक्रिया हो सकती है, जैसे आपकी खुद की फैक्ट्री जहां आलू को चिप्स में बदला जा रहा है। दिलचस्प। तो ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चेन में कहाँ खड़े हैं। मेरे लिए जो दुकानदार डाउनस्ट्रीम है वो होलसेलर के लिए भी डाउनस्ट्रीम है, लेकिन चिप्स कंपनी के लिए आलू का किसान अपस्ट्रीम है और वो दुकानदार डाउनस्ट्रीम। बिल्कुल, ये एक पूरी इकोसिस्टम है। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत सीधा और लॉजिकल लगता है, लेकिन जब हम इसे भारत के सबसे बड़े और सबसे जरूरी सेक्टर कृषि पर लागू करते हैं तो मुझे लगता है ये नदी का बहाव कई जगह टूट जाता है और रास्ता भटक जाता है। यहाँ की सप्लाई चेन तो काफी अस्त-व्यस्त लगती है। आपने दुखती रख पर हाथ रख दिया। भारत में, खासकर कृषि क्षेत्र में, ये चेन बहुत ही जटिल और टूटी हुई है। इसकी कई वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है हमारा असंगठित रिटेल सेक्टर। देश का ज्यादातर रिटेल बिजनेस आज भी लाखों छोटी छोटी दुकानों, मंडियों और रेहड़ी वालों पर निर्भर है। किसी बड़ी कंपनी के लिए इन लाखों पॉइंट्स तक एक स्टैंडर्ड तरीके से पहुंचना और उनसे माल उठाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और दूसरी तरफ जहां से माल आ रहा है यानी अपस्ट्रीम, वो भी तो वैसा ही बिखरा हुआ है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी समस्या है कमजोर अपस्ट्रीम प्रक्रियाएं। हमारे यहाँ करोड़ों किसान हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं। अब किसी बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी को अगर एक जैसी क्वालिटी के 100 टन टमाटर चाहिए तो उसे हजारों अलग अलग किसानों से डील करना पड़ेगा। ये लगभग नामुमकिन है। क्वालिटी कंट्रोल करना, पेमेंट करना, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करना, ये सब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। और शायद इसीलिए बिचौलियों यानी मिडलमैन की भूमिका इतनी बड़ी हो जाती है। कोई तो चाहिए जो इन हजारों किसानों से माल इकट्ठा करके कंपनी तक पहुंचाए। सही पकड़ा। और यहीं पर किसानों का शोषण भी होता है। और तीसरी बड़ी समस्या रही है हमारे नियम कानून, खासकर एपीएमसी रेगुलेशन। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट्स ने सालों तक एक यूनिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट बनने ही नहीं दिया। हर राज्य, हर मंडी के अपने नियम थे। इसने तरक्की को रोका और किसानों को अक्सर नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए अपनी लोकल मंडी के अलावा ज्यादा विकल्प ही नहीं मिलते थे। इसका असर तो हम सब देखते हैं। कभी सुनते हैं कि नासिक में किसान गुस्से में अपने टमाटर सड़क पर फेंक रहे हैं क्योंकि उन्हें 2 रुपए किलो का भी दाम नहीं मिल रहा, और उसी समय दिल्ली या मुंबई में हम वही टमाटर 80 रुपए किलो खरीद रहे होते हैं। बीच का सारा पैसा और टमाटर दोनों बर्बाद हो रहे हैं, खराब स्टोरेज और टूटी हुई लॉजिस्टिक्स की वजह से। बिल्कुल। हर साल हजारों टन प्याज, टमाटर और दूसरी सब्जियां सही स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से सड़ जाती हैं।
इसी वजह से कॉरपोरेट सेक्टर और बड़े निवेशक कृषि में पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। जब उन्हें दिखता है कि सिस्टम इतना टूटा हुआ है, लॉजिस्टिक्स की कोई गारंटी नहीं है और पॉलिसी भी स्थिर नहीं है, तो वो अपना पैसा क्यों लगाएंगे? तो इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? इसे कैसे सुधारा जा सकता है? इसके लिए एक मल्टी लेवल अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले तो एक संगठित रिटेल सेक्टर को बढ़ावा देना होगा, जो खेत से लेकर दुकान तक एक मजबूत लिंक बना सकें। एक मिनट, जब हम संगठित रिटेल की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी सुपरमार्केट चेन्स आकर छोटी किराना दुकानों और सब्जी वालों को खत्म कर देंगी? आम आदमी तो इसी बात से डरता है। सिस्टम का इस्तेमाल करके चीजों को व्यवस्थित करना। हो सकता है कि बड़ी कंपनियां छोटे दुकानदारों के साथ मिलकर काम करें, उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी दें, उनके लिए सोर्सिंग आसान बना दें। मकसद किसी को खत्म करना नहीं, बल्कि चेन को और कुशल बनाना है। इसके साथ ही हमें बेहतर लॉजिस्टिक्स चाहिए, जिसमें कोल्ड स्टोरेज, अच्छे गोदाम और तेज ट्रांसपोर्टेशन शामिल हो। और डेटा का क्या? ये जानना कि देश में कहाँ क्या उग रहा है। वो तीसरा और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। कच्चे माल उत्पादन और फसल पैटर्न का एक सेंट्रलाइज्ड अप टू डेट डेटाबेस होना चाहिए, ताकि पता हो कि किस इलाके में किस चीज़ की बम्पर फसल होने वाली है और कहाँ कमी हो सकती है, ताकि समय रहते सप्लाई को मैनेज किया जा सके। और चौथा पॉइंट है फाइटोसैनिटरी पहलुओं पर ध्यान देना। मतलब? यानी पौधों की सेहत और सुरक्षा से जुड़े मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को अपनाना, ताकि हमारे कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट बढ़ सके। अगर ये सब सुधार किए जाएं तो क्या निवेशक आएंगे? उम्मीद तो यही है। इन सुधारों से विदेशी निवेशकों एफडीआई को आकर्षित करने में बहुत मदद मिलेगी। जब उन्हें दिखेगा कि यहाँ एक पारदर्शी और कुशल सिस्टम है, तो वो कोल्ड चेन, फूड प्रोसेसिंग और एग्रीटेक में निवेश करेंगे। सरकार ने जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 जैसा कदम उठाया, उसका मकसद भी यही था कि प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़े और किसानों को अपनी उपज का बेहतर और निश्चित दाम मिल सके। आपने सोर्सिंग और अपस्ट्रीम की बात की। अगर हम कृषि के सप्लाई चेन में बिल्कुल शुरुआत में जाएं, एकदम सोर्स पर, तो फसल उगाने के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी, सिंचाई। अगर वही सही नहीं है तो पूरी अपस्ट्रीम चेन तो शुरू होने से पहले ही टूट जाएगी। भारत में इसकी क्या स्थिति है? ये सबसे बुनियादी और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। आंकड़ों को देखें तो भारत के पास कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 181 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से लगभग 154 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता है, यानी पोटेंशियल है। लेकिन असल में हम सिर्फ 54% खेती वाली जमीन पर ही सिंचाई कर पा रहे हैं। मतलब देश की लगभग आधी खेती आज भी पूरी तरह इंद्र देवता के भरोसे है। मॉनसून अच्छा हुआ तो बम्पर फसल, नहीं तो सूखा। ये तो बहुत ही जोखिम भरा है। बिल्कुल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो 54% सिंचाई हो भी रही है, वो कितनी कुशल है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। भारत में पानी की उत्पादकता, यानी प्रति लीटर पानी में कितनी फसल उगती है, वो बहुत कम है। हमारी सिंचाई प्रणाली की ओवरऑल एफिशिएंसी सिर्फ 38% से 40% के बीच है। रुकिए एक मिनट, सिर्फ 38 से 40%? इसका मतलब अगर नहर में 100 लीटर पानी छोड़ा जाता है तो उसमें से सिर्फ 40 लीटर ही असल में पौधे की जड़ तक पहुंचता है। बाकी का 60 लीटर कहाँ जाता है? ये तो पानी की बर्बादी की हद है। ये बर्बाद हो जाता है। इसके मुख्य कारण हैं हमारी नहरों और चैनलों का सही रखरखाव न होना, उनसे पानी का रिसना, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। कई जगह नहरें तो बन गई, पर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी नालियां ही नहीं बनी। एक और बड़ी समस्या है कि जो खेत नहर की शुरुआत में होते हैं, वो ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं और आखिर तक पानी पहुंचता ही नहीं है। ये सब मिलकर इस भयानक बर्बादी का कारण बनते हैं। इस बर्बादी को रोकने का कोई तरीका है? कोई टेक्नोलॉजी जो इस 60 लीटर पानी को बचा सके? हाँ, और यहीं पर टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हमें पारंपरिक बाढ़ सिंचाई, फ्लड इरिगेशन के तरीकों से आगे बढ़कर माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई। ड्रिप इरिगेशन में पाइप के जरिए पानी की बूंदें सीधे पौधे की जड़ों में डाली जाती हैं, जिससे एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। स्प्रिंकलर में फव्वारे की तरह पानी छिड़का जाता है, जिससे पानी हवा में या बहकर बर्बाद नहीं होता। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। क्या हमारे पास इसके असर को लेकर कोई आंकड़े हैं? कितना फायदा होता है इससे असल में? इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से पानी की बचत 20 से 48% तक होती है। ऊर्जा की बचत, यानी पानी उठाने के लिए जो बिजली या डीजल लगता है, वो 10 से 17% कम हो जाता है। उर्वरक, फर्टिलाइजर्स की खपत भी 11 से 19% तक कम होती है, क्योंकि उन्हें भी पानी के साथ घोलकर सीधे जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। और इन सबके ऊपर सबसे जरूरी बात, पैदावार? फसल का उत्पादन 20 से 38% तक बढ़ जाता है।
वाह, मतलब ये तो हर लिहाज से फायदेमंद है। पानी बचाओ, पैसा बचाओ, मेहनत बचाओ और ऊपर से पैदावार भी बढ़ाओ। ये तो लगभग टू गुड टू बी ट्रू जैसा लगता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY और इसके तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया है। लक्ष्य यही है कि हर खेत को पानी मिले और पानी की हर बूंद से ज्यादा फसल ली जा सके। अगर हम अपनी सप्लाई चेन की इस पहली और सबसे कमजोर कड़ी यानी पानी के इस्तेमाल को सुधार लें तो इसका सकारात्मक असर पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फार्म मैकेनाइजेशन और उससे जुड़े पूरे इकोसिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब हम खेती के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक किसान और हल की तस्वीर आती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज की हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ बीज बोने और फसल काटने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, साइंस और पॉलिसी का एक पूरा जाल है। आज की हमारी बातचीत इसी जाल की हर एक कड़ी को समझने की होगी। मशीनों से लेकर बीजों तक और फिर खाद से लेकर किसानों के लिए मौजूद क्रेडिट और इंश्योरेंस तक। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, मतलब एक ट्रैक्टर खरीदने का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि लोन मिलेगा या नहीं। सही बात है। कौन सा बीज बोना है, ये इस पर निर्भर करता है कि मिट्टी कैसी है और उसके लिए सही खाद उपलब्ध है या नहीं। और इन सब के ऊपर एक सुरक्षा कवच की भी जरूरत है। इन्हीं कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं मशीनों से। सबसे पहली और बड़ी वजह जो सोर्स में बताई गई है वो है मजदूरों की कमी। हाँ, गांव से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, नौकरी करने, पढ़ाई करने। तो सवाल ये उठता है कि खेतों में काम कौन करेगा। ये कुछ वैसा ही है जैसे घर के सारे बच्चे बड़े होकर मेट्रो शहरों में बस जाएं तो गांव के घर की देखभाल कौन करेगा। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है जिसे रोका नहीं जा सकता। और इसी वजह से मशीनीकरण अब शौक नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। इसका मकसद सिर्फ काम जल्दी करना नहीं है, नहीं, बल्कि मेहनत कम करना, फसल की कटाई के बाद होने वाली बर्बादी मतलब पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज को रोकना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना भी है। अच्छा। एक और दिलचस्प बात जो सोर्स में है वो है महिला किसानों पर इसका असर। हाँ, ये जरूरी है। खेती में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर मशीनें पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। सही है। इसलिए अब ऐसे एर्गोनॉमिकली डिजाइन टूल्स और मशीनें बनाने पर जोर है जो हल्की हों, सुरक्षित हों और जिन्हें महिला किसान आसानी से इस्तेमाल कर सकें। और सोर्स में दिए गए आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, भारत में फार्म मैकेनाइजेशन सिर्फ 45% है, जबकि ब्राजील में 75% और चीन में 95%। मतलब हम अभी बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। ये सिर्फ आंकड़ों का फर्क नहीं है। इसका मतलब है कि चीन का किसान कम समय में, कम मेहनत में हमसे 2 गुनी जमीन पर काम कर सकता है। एग्जैक्टली। क्या ये हमारी फूड सिक्योरिटी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक छुपा हुआ खतरा नहीं है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी गैप को भरने के लिए सरकार 2014-15 से सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन या SMAM जैसी योजनाएं चला रही हैं। SMM। इसके तहत किसानों को मशीनें खरीदने के लिए मदद दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और सबसे जरूरी कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने में सहायता की जाती है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये क्या हैं? ये सेंटर्स एक तरह से ट्रैक्टर की लाइब्रेरी जैसे हैं। अच्छा, ट्रैक्टर की लाइब्रेरी। दिलचस्प है। हाँ, जहाँ से छोटे किसान जिनके लिए ट्रैक्टर खरीदना मुमकिन नहीं, वो किराए पर मशीनें ले सकते हैं। सोर्स में लेजर लेवलर और हैप्पी सीडर जैसी नई मशीनों का भी जिक्र है। ये हैप्पी सीडर का जिक्र एक गेम चेंजर की तरह किया गया है। लेकिन अगर ये मशीन इतनी ही कमाल की है तो आज भी हर साल पंजाब और हरियाणा में पराली क्यों चलती है? क्या किसान इसे अपना नहीं रहे हैं या कोई और दिक्कत है? ये बहुत अच्छा सवाल है। हैप्पी सीडर वाकई में एक कमाल की मशीन है। अच्छा। ये पुरानी फसल के अवशेष यानी पराली को बिना जलाए सीधे खेत में गेहूं के बीज बो देती है। इससे प्रदूषण नहीं होता, पराली खाद बनकर जमीन की उर्वरता बढ़ाती है और समय भी बचता है। लेकिन इसके अडॉप्शन में चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं? पहली, ये मशीनें महंगी हैं। दूसरी, किसानों में इसे लेकर जागरूकता की कमी है और उन्हें इसे चलाने की सही ट्रेनिंग भी चाहिए।
इसीलिए सरकार एक अलग सेंट्रल स्कीम के तहत इन मशीनों पर भारी सब्सिडी दे रही है। व्यक्तिगत किसानों को 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 80% तक। मतलब सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक फॉर्म्स नाम का मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। फार्म्स ऐप? हाँ, इसे आप खेती की मशीनों के लिए उबर समझ सकते हैं। अरे वाह। किसान इस ऐप के जरिए अपने आसपास के कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीनें बुक कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब ये मशीनें हर छोटे किसान की पहुंच में होंगी। ठीक है, मशीन तो आ गई खेत में, लेकिन अब सवाल है कि खेत में डालेंगे क्या? से 25% तक पैदावार बढ़ा सकता है। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ जैसे 100 नंबर के पेपर में सिर्फ एक अच्छा पेन इस्तेमाल करने से आपको 25 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। हाँ, एनालॉजी दिलचस्प है, लेकिन बीज के मामले में ये इससे भी ज्यादा गहरा है। अच्छा। ये सिर्फ 25 एक्स्ट्रा नंबर की बात नहीं है, ये पास या फेल होने का सवाल है। एक खराब बीज आपकी पूरी मेहनत, खाद, पानी सब पर पानी फेर सकता है। सही बात है। लेकिन यहाँ भी कई चुनौतियां हैं। नई किस्मों पर रिसर्च की कमी है, खासकर ऐसी किस्में जो जल्दी पक जाएं या जिनमें कीड़े ना लगे। छोटे किसानों के लिए हाइब्रिड बीज बहुत महंगे पड़ते हैं, और जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों पर तो पॉलिसी को लेकर इतनी अनिश्चितता है कि कोई पक्का फैसला हो ही नहीं पाया है। अब बीज के बाद आते हैं उसके खाने पर, यानी फर्टिलाइजर या खाद। हाँ, यहाँ एक बड़ा पैराडॉक्स है। हम खाद का इस्तेमाल तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रति किलो खाद से मिलने वाली पैदावार घटती जा रही है। मतलब हम ज्यादा खाद डालकर कम फसल उगा रहे हैं। बिल्कुल। इसे डिक्लाइनिंग रिस्पॉन्स रेशियो कहते हैं। डिक्लाइनिंग रिस्पॉन्स रेशियो? हाँ, इसकी सबसे बड़ी वजह है असंतुलित उपयोग, खासकर यूरिया का। यूरिया पर सब्सिडी ज्यादा है तो वो सस्ता मिलता है, और किसान उसे जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये वैसा ही है जैसे डॉक्टर ने कहा है कि विटामिन की 1 गोली लेनी है और आप सस्ती मिल रही है तो 10 खा रहे हैं। हाँ। फायदा तो नहीं होगा, नुकसान जरूर होगा। मतलब हम जमीन को सेहतमंद बनाने के लिए जो पैसा सब्सिडी में दे रहे हैं, उसी से उसकी सेहत खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, यही तो पैराडॉक्स है। इससे मिट्टी की सेहत खराब हो रही है, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है और पानी भी प्रदूषित हो रहा है। तो इसका इलाज क्या है? इसी का इलाज है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये मिट्टी की एक तरह की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है। अच्छा, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। हाँ, जो बताती है कि उसमें किन पोषक तत्वों मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे बोरॉन, जिंक, आयरन की कमी है। फिर उसी हिसाब से खाद दी जा सकती है। और अब तो नैनो फर्टिलाइजर्स की भी बात हो रही है, ये क्या है? हाँ, अब नैनो फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, जो कि एक तरह से स्मार्ट खाद है। स्मार्ट खाद? ये लिक्विड फॉर्म में होती है और इसे सीधे पत्तों पर स्प्रे किया जाता है। पौधा इसे तुरंत सोख लेता है, जिससे बर्बादी लगभग शून्य हो जाती है और जमीन में केमिकल भी नहीं जाता। इसके अलावा ऑर्गेनिक खाद और कंपोस्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पीएम प्रणाम योजना भी है, जिसका मकसद केमिकल फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का बोझ कम करना है। तो हमने सही मशीन ले ली, अच्छा बीज डाल दिया और मिट्टी की सेहत भी सुधार दी। हाँ, लेकिन अच्छी फसल को तो कीड़े मकोड़ों और बीमारियों की नजर भी जल्दी लगती है। यहाँ आकर पेस्टिसाइड का मुश्किल सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प पैराडॉक्स है। क्या? सोर्स के मुताबिक भारत में प्रति हेक्टेयर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अमेरिका या जापान के मुकाबले बहुत कम है। तो सिर्फ आधा किलो? जबकि अमेरिका में 7 किलो और जापान में 12 किलो। हाँ, 12 किलो प्रति हेक्टेयर। फिर भी हमारे यहाँ खाने में पेस्टिसाइड के अवशेष मिलने की चिंता ज्यादा क्यों है? ये तो अजीब बात है। क्योंकि यहाँ मुद्दा मात्रा का नहीं बल्कि तरीके का है। तरीके का मतलब? बिना सही जानकारी के पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना, घटिया क्वालिटी के या नकली उत्पाद और जागरूकता की कमी, ये असली समस्याएं हैं। किसान को पता नहीं होता कि कौन सा पेस्टिसाइड कब और कितनी मात्रा में डालना है। इसीलिए अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आईपीएम पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर किसान को पता है कि एक केमिकल तुरंत असर करेगा, तो वो आईपीएम के लंबे और जटिल तरीकों को क्यों अपनाएगा? क्या ये आर्थिक रूप से भी उनके लिए फायदेमंद है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। आईपीएम का मतलब सिर्फ केमिकल छिड़कना नहीं, बल्कि जैविक और पारंपरिक तरीकों को मिलाकर एक समग्र समाधान खोजना है। जैसे कपास के खेत में फ्रेंडली कीड़े जैसे लेडी बग को छोड़ा जाता है, जो हानिकारक कीड़ों को खा जाते हैं। अच्छा। ये प्रकृति को ही प्रकृति का इलाज करने देने जैसा है,
शुरू में ये महंगा और मुश्किल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मिट्टी और इंसान दोनों की सेहत के लिए फायदेमंद है। ये सभी चीजें, आईपीएम, अच्छी क्वालिटी के केमिकल्स, इन सब में एक चीज कॉमन है, लागत। बिल्कुल। और लागत की बात आते ही हम खेती की दुखती रग यानी पैसे और क्रेडिट पर पहुंच जाते हैं। हाँ, सो इसका एक आंकड़ा तो मुझे पुरानी हिंदी फिल्मों की याद दिला गया कि आज भी 40% कृषि लोन अनौपचारिक स्रोतों यानी साहूकारों से आता है। ये 40% का आंकड़ा सिर्फ मदर इंडिया की कहानी नहीं है, ये आज के बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी नाकामी को भी दिखाता है। नाकामी? हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के बावजूद साहूकार तक पहुंचना आज भी एक बैंक मैनेजर तक पहुंचने से ज्यादा आसान है। ये एक एक्सेस और ट्रस्ट डेफिसिट है, सिर्फ पैसे की कमी नहीं। किसान को जब तुरंत पैसे की जरूरत होती है तो बैंक के चक्कर काटने और कागजी कार्रवाई में हफ्ते लग जाते हैं, जबकि साहूकार घंटे भर में पैसे दे देता है। एग्जैक्टली। भले ही ब्याज ज्यादा हो। और सोर्स में एक और चिंताजनक बात है, कृषि ऋण का जीडीपी से अनुपात तो बढ़ा है, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट का हिस्सा घट गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। लोन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। हाँ, शॉर्ट टर्म लोन बीज, खाद जैसी चीजों के लिए होता है। लॉन्ग टर्म लोन ट्रैक्टर खरीदने, कुआं खुदवाने जैसे बड़े निवेश के लिए होता है। अच्छा। 2006-07 में लॉन्ग टर्म लोन कुल कृषि ऋण का 55% था, जो 2023-24 में घटकर सिर्फ 29% रह गया है। ओह, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, इसका मतलब है कि किसान सिर्फ हर फसल को जैसे तैसे उगाने के लिए लोन ले रहा है, खेती को एक मॉडर्न बिजनेस बनाने के लिए जरूरी बड़ा निवेश नहीं कर पा रहा। और क्षेत्रीय असमानता की भी बात है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि ऋण का प्रवाह 1% से भी कम है। हाँ, ये बहुत बड़ा गैप है और इसी को ठीक करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, ब्याज में छूट दी जाती है ताकि लोन सस्ता पड़े। 2024-25 के बजट में 20 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन अब जरूरत है एक डिमांड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की, जो किसान की असल जरूरत को समझे। तो सही मशीन, पैसा और बाकी इनपुट्स के बाद भी एक चीज की कमी रह जाती है, सही सलाह और जानकारी। बिल्कुल। यहीं पर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज यानी AES का काम आता है। लेकिन सोर्स कहता है कि हमारा ये सिस्टम बहुत बिखरावा और अक्षम है। बिल्कुल। इस बिखरे हुए सिस्टम का नतीजा ये है कि लैब में जो नई तकनीक खोजी जाती है वो खेत तक पहुंचते पहुंचते 10 साल पुरानी हो जाती है। 10 साल? हाँ, इसे लैब टू लैंड गैप कहते हैं। और किसान टीवी पर जो प्रोग्राम आता है वो शायद बिहार के किसान के लिए हो, लेकिन उसे पंजाब का किसान देख रहा है, जिसके लिए वो जानकारी किसी काम की नहीं। किसी काम की नहीं। कई अलग अलग एजेंसियां हैं, केंद्र की, राज्य की, कृषि विज्ञान केंद्र, लेकिन उनमें कोई तालमेल नहीं है। तो इसका समाधान क्या है? अब वन स्टॉप शॉप जैसे मॉडल की बात हो रही है, जहां किसान को एक ही जगह पर बीज, लोन, सलाह सब कुछ मिल जाए। अच्छा। डिमांड ड्रिवन सलाह पर जोर दिया जा रहा है। मतलब जो किसान को चाहिए वैसी सलाह दी जाए, न कि जो अधिकारी बताना चाहता है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल? हाँ, मोबाइल ऐप्स जैसे इकेटा पोर्टल और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश हो रही है। जानकारी एक सेफ्टी नेट है, लेकिन क्या होगा जब सूखा, बाढ़ या ओले जैसी कोई अनहोनी हो जाए, जो किसी के बस में नहीं है? हाँ, तब आता है आखिरी सेफ्टी नेट, बीमा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। हाँ, और ये पुरानी योजनाओं से कई मायनों में बेहतर है। कैसे? इसकी सबसे खास बात है बहुत कम और एक समान प्रीमियम। खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%। और बाकी का सारा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भरती हैं। इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे स्मार्टफोन से फसल के नुकसान का आकलन करना, ड्रोन का इस्तेमाल, ताकि क्लेम जल्दी मिल सके। जल्दी और पारदर्शिता से मिल सके। स्कीम तो कागज पर अच्छी लग रही है, लेकिन क्या जमीन पर भी क्लेम आसानी से और समय पर मिल रहे हैं? इसमें लगातार सुधार हो रहे हैं। पहले लोन लेने वाले किसानों के लिए ये अनिवार्य था, लेकिन अब ये सभी के लिए स्वैच्छिक है, मतलब वॉलंटरी है। अच्छा। क्लेम का पैसे सीधे डीबीटी के जरिए किसान के खाते में जाता है, तो बीच में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और अगर देरी हो तो? अगर क्लेम देने में देरी होती है तो बीमा कंपनियों और राज्य सरकारों दोनों पर 12% ब्याज की पेनल्टी का प्रावधान भी है। ये एक अच्छा कदम है। हाँ, आधार सीडिंग से भी क्लेम सेटलमेंट में काफी तेजी आई है। सोर्स बताता है
कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भी 70 लाख किसानों को इसके तहत क्लेम मिले। जो दिखाता है कि मुश्किल समय में ये सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल। तो ट्रैक्टर से शुरू होकर ये सफर किसान के बैंक खाते तक पहुंच गया। हमने देखा कि आज की खेती टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, साइंस और पॉलिसी का कितना जटिल मिश्रण है। हाँ, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही जरूरी बात निकल कर आती है। सोर्स में एक आंकड़ा है कि कृषि रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च किया गया हर 1 रुपया 11.2 रुपए का रिटर्न देता है। 11 रुपए से ज्यादा? हाँ, जबकि फर्टिलाइजर सब्सिडी पर खर्च किया गया 1 रुपया सिर्फ 0.88 रुपए का रिटर्न देता है। मतलब 1 रुपए से भी कम। हाँ, ये एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है। क्या अब राष्ट्रीय बहस सिर्फ सब्सिडी और कर्ज माफी से हटकर कृषि R&D में एक बड़े लॉन्ग टर्म निवेश की ओर बढ़नी चाहिए? सोचिए, कृषि के लिए एक ISRO जैसा संस्थान भारत के लिए क्या कुछ हासिल कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।